वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू सक्षम एकेडमी। माय नेम इज़ अमित। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज हमारा अग्निबाण का, और ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा दो क्वेश्चन, जो लास्ट हमारा पार्ट 3 था उसमें कुछ गड़बड़ हो गए थे, थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई थी उनमें। तो मैं बड़े संक्षेप में आपको बताता हूँ। मैंने वहाँ पे बताया है, एक पॉइंट बता रखा है मैंने वहाँ पे कि जो चारण साहब थे, शिव प्रसाद डबराल जी थे, तो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था कि उन्होंने जो उत्तराखंड की पहली जाति मानते हो, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि खसों को मानते हैं, लेकिन खस नहीं है वहाँ पे क्या है, कोल। जो कोल है उनको चारण साहब कहते हैं कि उत्तराखंड की ये पहली जाति थी। और दूसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन हमारे विद्वान हैं, ये कहते हैं कि किरात जो जाति थी उत्तराखंड की पहली जाति थी। ठीक, दूसरा पॉइंट गलत है वहाँ पे। एक तो जो गोपेश्वर त्रिशूललेख की बात होती है, तो आपको पता है कि वहाँ पे नागवंशीय 4 राजाओं का जिक्र है, और उस त्रिशूललेख को लिखने वाले राजा थे गणपति नाग। पता है आपको? तो वो 4 राजा थे, गणपति नाग, अंशुनाग, विभुनाग और स्कंदनाग, 4 राजा थे। 6वीं 7वीं सदी का वो लेख था। तो वहाँ पे एक पॉइंट हो गया था कि उस पे जो 1191 में अशोक चल्ल का आक्रमण होता है ना हमारे पास उत्तराखंड में, अशोक चल्ल का आक्रमण होता है। और वहाँ पे आपको कुछ और बता गया था, क्राचल देव बता गया था मैं वहाँ पे। तो क्राचल देव का जो आपको अभिलेख या लेख मिलता है, वो मिलता है बालेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पे है, चंपावत में है। ठीक है, बालेश्वर। और वहाँ पे जो है 1191 ईस्वी का अशोक चल्ल का लेख मिलता है उसी त्रिशूललेख के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जरा आप देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आंसर करेंगे। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो पहला पॉइंट हमारा बता रहा है, पटरंग वाली प्रथा का प्रचलन चंद शासक इंद्रचंद के समय हुआ था। तो बिल्कुल सत्य बात है, बेसिक क्वेश्चन है। इंद्रचंद के समय पे पटरंग वाली प्रथा का प्रचलन हुआ था। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, यह प्रथा रेशमी वस्त्रों की रंगाई करने से संबंधित थी। बिल्कुल ये पॉइंट भी सत्य है कि रंगाई से संबंधित थी। बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि रेशम उत्पादन, बोलते हैं ना कि रेशम उत्पादन, लेकिन कि बोलते हैं कि रेशम उत्पादन से संबंधित और प्रथा थी, लेकिन रेशम उत्पादन भी है। और मेनली यही चीज़ देखी जा रही है कि वस्त्रों की पटरंग वाली प्रथा, मतलब रंग करने से है। तो बोलते हैं कि इन्होंने एक प्रथा चलाई, जो पटरंग वाली प्रथा की होता क्या है कि रेशमी वस्त्रों की जब रंगाई हो रही होती है तो उन पे रंग नहीं चढ़ रहा होता है। हो सकता कुछ ऐसी चीज़ रही होगी कि रंग नहीं चढ़ रहा, रंग में कुछ कंपोजिशंस होंगे, उसके कुछ वो मैच नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो बोलते हैं कि इन्होंने एक प्रथा चलाई पटरंग वाली, जिसमें ये होता है कि ये झूठ बोलते हैं कि अच्छा इस पे तो रंग ही नहीं चढ़ रहा है, और उसके बाद वस्त्र पे अच्छा रंग चढ़ जाता। तो अब ये तो मिथ है, काल्पनिक बातें हैं सारी, है ना। तो बोलते हैं कि ये ऐसी प्रथा थी। तीसरा बोलते हैं, पॉइंट बोल रहा है कि इसने पहला रेशम कारखाना अल्मोड़ा में स्थापित किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत पॉइंट हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, ये राज्य कहाँ पे चल रहा है, चंपावत में चल रहा है। देखो, पहला राजा कौन है, सोमचंद, चंद्रवंश का सोमचंद राजा है पहला। आपको पता है सोमचंद जो आए थे कहाँ से, इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आए थे, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार। कुमाऊं के इतिहास में उनके द्वारा ये लिखा गया है। और बहुत सारे और राजा, मतलब और जो लेखक हैं हमारे, या और जो हमारे राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि कोई कहता है कि इनको जो कुमाऊं की जनता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि वहाँ पे एक सुई नामक शाखा चल रही होती है कत्यूरियों की। उसका जो अंतिम राजा था वो था ब्रह्मदेव या बीरमदेव कहा गया है बहुत जगह पे। ठीक है, तो कहते हैं कि वो बहुत अत्याचारी शासक था, अपनी जनता पे बहुत अत्याचार करता था। तो बोलते हैं कि कुछ लोग परेशान होकर उसके अत्याचारों से जाते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज में जाते हैं, और वहाँ पे सोमचंद जी के पिताजी या बड़े भाई से मिलकर बोलते हैं कि अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो, और वहाँ पे हम इनसे राज करवाएंगे, क्योंकि हमारा राजा जो है अत्याचारी बिलासी राजा है। ठीक है, लेकिन कुछ दूसरा मत है। अब देखो, ये मत इसलिए भी मुझे नहीं लगता है कि ये साकार हो सकता है, क्योंकि
वैवाहिक संबंधों वाली बात जो है पहले तो हुई है हमारे इतिहास में, हमारे इंसेंट हिस्ट्री में तो बिल्कुल ये बातें हुई हैं भारत के इतिहास में। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जब दूसरा मत कहता है कि सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं, बद्रीनाथ की, और ब्रह्मदेव देखता है कि यार बड़ा सुंदर सा नौजवान आ रहा है और वो उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता, लगता है कि यार ये अच्छे प्रयागराज के राजा का बेटा है और कुछ ऐसा, ठीक है, इलाहाबाद के राजा का बेटा, ठीक। तो उनकी शादी करा दी जाती है और वहीं पे सोमचंद को वो कुछ ज़मीन देकर बोलते हैं कि आप यहाँ पे राजप्रासाद का निर्माण करें। प्रासाद होता है किसका? पर्यायवाची, महल का, ठीक है। तो राजप्रासाद का निर्माण करा लीजिए, प्रसाद नहीं बोला मैंने, ठीक है, प्रासाद। तो राजप्रासाद का निर्माण कर लीजिए और वहाँ पे महल बना लेते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि पहला राजा है सोमचंद, उसने अपनी राजधानी वहीं, मतलब अपना जो शहर है वहीं पे बसा लिया है। उसके बाद दूसरा राजा यहाँ पे जो ये है इंद्रचंद है, ये चौथे नंबर का राजा है। और अल्मोड़ा राजधानी कितने समय बाद आती है? आपको पता है, भीष्मचंद वाली बात है ना, भीष्मचंद जो स्थानांतरित करने में पहला, मतलब स्थानांतरित करते हैं भीष्मचंद जी, ठीक है इसको। और पता है आपको कि भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में क्या खगमरा जो किला बनाया था, खगमरा किला, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्योंकि आपको पता है, देखो रिलेट करने वाली बात है कि भीष्मचंद बूढ़े थे और महाभारत में आपने देखा होगा बहुत समय तक ये बाणों की सैया पर लेटे होते हैं, भीष्म पितामह जो थे उनके। तो वो ये यहाँ से रिलेट करना कि भीष्म बूढ़ा था इसलिए मर गया, खगमरा किला भीष्मचंद का है, ठीक। अब राजधानी मेनली स्थानांतरित कौन करता है? क्योंकि ये कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे अल्मोड़ा में एक खस राजा होता है, गजू बठिंगा नामक सरदार होता है। क्या? गजू बठिंगा, कुछ ऐसा ही नाम है इसका। तो ये सरदार होता तो ये इनकी हत्या कर देता। उसके बाद इनका पुत्र जो होता है बालो कल्याण चंद, तो ये अल्मोड़ा राजधानी मेनली स्थानांतरित करता है। तो आपको पता है कि अल्मोड़ा अभी चंपावत में चल रहा है, क्योंकि चौथा राज्य है, चंपावत में राजधानी चली, तो अल्मोड़ा में कारखाना कैसे खुलेगा? तो ये जो कारखाना था ये भी चंपावत में था। और किसने कहा? ये एटकिंसन के द्वारा कहा गया है, एटकिंसन के द्वारा ये कहा गया है कि इनका जो रेशम का कारखाना था वो कहाँ पे था? चंपावत में था, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये गलत हो गया, दो सही हो गए। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से गलत है? तो गलत कौन सा हो गया? केवल तीसरा वाला गलत हो गया, बाकी दो सही है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये, तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर कीजिए। और हाँ, पहले क्वेश्चन में थोड़ा एक पॉइंट और देख लीजिए, सोमचंद के द्वारा होता है, ऐपण कला की शुरुआत सोमचंद के द्वारा ही की जाती है। ऐपण कला आपको पता ना, ऐपण आर्ट के बारे में आपको पता होगा। ऐपण कला की शुरुआत जो कुमाऊं क्षेत्र में है वहाँ पे सोमचंद के द्वारा ही इसकी शुरुआत की जाती है। पता है आपको ऐपण गर्ल नाम से कौन जानी जाती है? ऐपण गर्ल नाम से जानी जाती है कौन? क्या है वो? मीनाक्षी खाती ऐपण गर्ल नाम से जानी जाती है। उसके बाद एक है दिव्या रावत, तो ये क्या है? मशरूम गर्ल है दिव्या रावत जी, ठीक है। उसी प्रकार आपको देखा हो ना बुग्यालों की मदर टेरेसा, रूपा देवी, तो ऐसी नाम, ऐसे फैक्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको नोट करना है, ठीक है, देखते रहिएगा। तो ये सब चीज़ें थी, थोड़ा सा बात है। और देखो एक चीज़ और है कि ऐपण क्राफ्ट और जो आपका कैंडल क्राफ्ट और ऐपण जो आर्ट है, ये एक जिला दो उत्पाद में किस जिले से है? तो ये नैनीताल जिले से है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना। तो आई होप आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है प्रथम चंद शासक जिसका जिक्र अभिलेखों इत्यादि से प्राप्त होता है, तो ये अभय चंद, बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है मानेश्वर नौले से भारती चंद का अभिलेख प्राप्त होता है, तो भारती चंद का नहीं, यहाँ पे किसका होता है? अभय चंद का ही अभिलेख प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा हमारा कि श्री जिंदा किराल या जिंदा कैतल सेनापति था रत्नचंद का, तो इस सेनापति न होकर के क्या था? भूमि बंदोबस्त अधिकारी था।
इसने मतलब एक शुरुआत की थी कि भूमि बंदोबस्त करने की शुरुआत की थी कि कुमाऊं में पहली बार शुरुआत करने वाला जो राजा था रत्नचंद ही था, ठीक है, कि जिसने भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और एक यहाँ पे आता है कि विधिवत भूमि बंदोबस्त, विधिवत जो भूमि बंदोबस्त किसने किया था, तो वो किया था रुद्रचंद के द्वारा, ठीक है। तो कुमाऊं में विधिवत भूमि बंदोबस्त जो किया गया था वो रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। और शुरुआत की थी किसने, रतनचंद ने। उसका भूमि बंदोबस्त जो अधिकारी था वो क्या था, जेंदा किरात या जिंदा कैतल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से अब बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही हो गया, तो केवल एक क्या है, क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, सही है, तो केवल एक पॉइंट सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी ये जो मानेश्वर नौला वाला अभयचंद का था और ये है, ये सेनापति न होकर क्या था, भूमि बंदोबस्त अधिकारी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रथम चंद शासक जिसका जिक्र इसमें मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, इनके जो अभिलेख मिलता है, एक तो लोहा घाट और दूसरा एक हाड़ेती या हुड़ेती था, हुड़ेती शायद, से इनके जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आपको पता है मानेश्वर नौला चंपावत में था, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा भारती चंद के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट भारती चंद हमारा आर्क है, तो भारती चंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारती चंद का जो कार्यकाल माना जाता है वो है, आपने नोट कर लिया, 1337 से और 1377 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। ये एक देखो, अब कुमाऊं में अभी तक सारे मांडलिक राजा चल रहे हैं। आपको बता, अब आपको ये पॉइंट जानना है कि मांडलिक क्या होते हैं। मांडलिक वो राजा होते हैं जो राजा किसी दूसरे के राजा के अधीन कार्य करते हैं। मतलब राज्य तो कर रहा है चंपावत, तो उसी शाखा में चंपावत में, लेकिन वो अधीन है डोटी के, उस सौर के राजा या डोटी के राजा के अधीन है। कौन, अभी तक के जो राजा हैं चल रहे हैं कुमाऊं के, मतलब टैक्स पे करते हैं ताकि वो हमारे राज्य पे आक्रमण न करे, ठीक। लेकिन पहला स्वतंत्र राजा ये है, कौन है, भारती चंद। क्यों, क्योंकि इसने 12 वर्षीय जो अभियान चलाया था डोटी की तरफ, और डोटी के राजा उस समय थे जयमल। डोटी के राजा थे कौन, जयमल, और सौर के राजा थे बमशाह। तो इनको पराजित कर दिया था भारती चंद ने, और उसी समय से टैक्स देना भी बंद कर दिया और अपने जो कुमाऊं को मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया। अभी तक तो स्वतंत्र नहीं था, मतलब उनके अधीन कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके बाद ये अब स्वतंत्र रूप से कार्य करने बैठ गए थे, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि बहुत बार आता है ये पॉइंट में कि जो भारती चंद के समय एक जाति उत्पन्न हुई थी, क्या जाति था, उसका नाम नायक जाति। नायक जाति, तो नायक जाति आपको पता है कि होता क्या है कि भारती चंद जब सैन्य अभियान करते हैं, उन्होंने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। कटकू नौले, उस समय की बहुत सारी बात है ना, ये चीज़ें। तो ज़्यादा डीप ना जाते हुए हम देखते हैं नायक जाति के बारे में। तो नायक जाति का निर्माण होता है कि क्या होती नायक जाति की, इनके सैनिक जब युद्ध अभियान पर जाते हैं तो रास्ते में, अंडरस्टूड है, गाँव पड़ते होंगे बहुत सारे, है ना, तो गांव के समस्त पुरुषों को मार दे तो वहाँ स्त्रियां बचती हैं, और उन स्त्रियों के साथ ये भारती चंद के जो सैनिक हैं अवैध संबंध स्थापित करते हैं, और उसके बाद कुछ संतान उनकी पैदा होती, तो उन संतानों को ही नायक जाति कहा जाता है। अब ये बेचारे अवैध थे, तो इनका मतलब कितनी बुरी बात है ना। तो अवैध थे उस समय, तो इनके पास कोई काम नहीं था, तो ये देह व्यापार का काम करते थे, देह व्यापार। और ये कब तक चलता रहा, ये 19 ईस्वी तक चलता रहा। 1930, 32, 35 तक भी ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसी प्रकार आपको पता होगा ना, सबसे पहले कब ये हुआ था, 1919 में, 1919 में कुमाऊं परिषद। आपको पता है कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, फिर 17, 18, 19, 20 4 लगातार अधिवेशन होते हैं उसके, फिर 23 में होता है, और अंतिम वाला 26 में होता है, और 26 में होने के बाद उसका विलय हो जाता है कुमाऊं कांग्रेस में, ठीक है। तो 1919 वाले अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में, थर्ड, और आपको पता है कहाँ पे हुआ था ये थर्ड अधिवेशन, कमेंट में बताएंगे इसको। तो 1919 वाले अधिवेशन में नायक, यहाँ पे एक चीज़ नायक या नायक सुधार समिति की स्थापना की जाती है कुमाऊं परिषद द्वारा, ठीक है। और एक पॉइंट और आता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पे था एक पॉइंट, क्या है, नायक बालिका सुधार कानून।
नायक बालिका सुधार कानून। तो ये आता है 1929 में। और एक चीज़ याद रख देना, इस समय कुमाऊं के जो कमिश्नर होते हैं NC स्टिफ होते हैं, NC स्टिफ उस समय कुमाऊं के कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथनों पर आप विचार कीजिए और करने के बाद फिर आंसर कीजिए और उसके बाद फिर मेरा आंसर आप देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कोसी का युद्ध 1631 या 1634-35 में त्रिमल चंद व महिपति शाह के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य पॉइंट है, महिपति शाह और त्रिमल चंद के बीच लड़ा गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है त्रिमल चंद के समय रसोई दारोगा कर्ण कठायत था। तो बिल्कुल ये पॉइंट भी सत्य है कि इसके समय इसने ही कर्ण कठायत को रसोई दारोगा के रूप में। और उसके बाद तीसरा पॉइंट बोल रहा हमारा कि त्रिमल चंद की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित है। त्रिमल चंद की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित है। तो बिल्कुल ये पॉइंट भी सत्य है। तो इसमें से तीनों पॉइंट सत्य हैं। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत नहीं है, सभी के सभी सही पॉइंट है। अब यहाँ पे देखना है 1631 में 1631 में जो डबराल जी है ये कहते हैं कि इन्होंने, जो महिपति शाह हैं, इन्होंने अपना राज्यारोहण किया था, मतलब राज्य शुरू किया था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, दूसरा है 1629 में कहते हैं हरि कृष्ण रतूड़ी जी, हरि कृष्ण रतूड़ी। तो हरि कृष्ण रतूड़ी जी कहते हैं कि इन्होंने जो है अपना राज्यारोहण शुरू किया था कब, 1629 में। अब यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट सोचने वाली, देखने वाली बात है। देखो, इन्होंने लिखा था क्या, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा, हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा। इनका है यूके यानी कि उत्तराखंड का इतिहास, उसके बाद टिहरी का इतिहास, उसके बाद उत्तराखंड के पशुचारक, उसके बाद उत्तराखंड के मुद्रा एवं अभिलेख। तो ये सारे इनके रचनाएं हैं। लेकिन याद रखना, उत्तराखंड का इतिहास या टिहरी का इतिहास ये किसके द्वारा लिखा गया है, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा लिखा गया है। और गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, वो आता है क्या, टिहरी की कहानियाँ। और ये लिखी है किसने, विद्यासागर नौटियाल ने, विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी गई है क्या, टिहरी की कहानियाँ। ठीक है, भैंस का कटिया आपने पढ़ा होगा ना, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं इसी प्रकार की। ठीक है, तो ये जरा पॉइंट देख लेंगे। अब दूसरा, त्रिमल चंद की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित है। बिल्कुल ये तो सत्य है। इसके साथ साथ वहाँ पे किसकी है, एक तो है दीपचंद की, दीपचंद, और इनकी पत्नी है क्या, दीप मंजरी है, कुछ ऐसे नाम था उसका, दिलीप मंजरी। तो इन दोनों की मूर्तियां भी साथ के साथ वहां पे स्थापित है। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था श्रृंगार मंजरी। तो इसकी मूर्ति नहीं है वहाँ पे, किसकी है, दीपचंद और दिलीप मंजरी की। मंजरी का मतलब ही उस समय वहाँ पे खूबसूरत से होता है, तो बोलते हैं कि बड़ी खूबसूरत थी और दीपचंद को बहुत पसंद थी, तो इसीलिए ये एक्सपायर हो जाती है। तो दीपचंद इसीलिए इनकी मूर्ति और अपनी मूर्ति को वहाँ पे स्थापित करता है। ठीक है, और श्रृंगार मंजरी इनकी द्वितीय पत्नी थी, लेकिन इसकी मूर्ति वहाँ पर स्थापित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। अब जरा महिपति शाह के बारे में देखते हैं। तो महिपति शाह आपको पता है कि मानसा के बाद राजा बनते हैं, तिब्बत भोट क्षेत्र पर ये बहुत बार अधिकार करते हैं। मौला राम के द्वारा महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है इनको।
ठीक है, मौला राम ने अंडरस्टूड है बाद में कहा होगा क्योंकि इनका समय पहले है और मौला राम का समय बाद का है, लेकिन उन्होंने कहा है इनको महाप्रचंड भुजदंड। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी बोलते हैं कि राजमहल में होता क्या है, एक बार की एक बड़ा सा पत्थर का गेट होता है और उस गेट को कोई बहुत सारे सैनिक होते हैं उसको हिला नहीं पाते हैं, और बाद में महिपति शाह आता है, खुद अकेले ही उठा के उस पूरे गेट को साइड कर देता है, खोल देता है। ठीक है, तो इसलिए उसको ये उपाधि दी गई थी। उसके बाद एक चीज़ है आपको पता है, एक प्रथा है रोटी सूची प्रथा। तो रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की है महिपति शाह ने। रोटी सूची प्रथा क्या होती थी? एक प्रथा थी हमारे पास, क्या, सरोला ब्राह्मण वाली, आपको पता है। और ये किसने की थी? हमारे गढ़पति यानी सारे गढ़ों को एकत्रित करने वाले राजा कौन? अजयपाल। तो अजयपाल द्वारा ये प्रथा शुरू की गई थी। अब क्यों की गई थी? एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो उत्तराखंड है पहले से ही बहुत सारी जातियों में, इन सब में बटा हुआ है, या बटा हुआ अभी तक भी है और रहा हुआ है। ठीक है, पहले से रहा है। तो होता क्या है कि बोलते थे कि यार सेना में जब सैनिक युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं तो कोई सैनिक बोलता है कि मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, कोई इसके हाथ का नहीं खाएगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा। तो उसने वहाँ पे एक पद सृजित किया उसी समय और बोला कि कोई स्पेशल लोग हैं, मतलब उन्हीं के बीच से किसी लोगों को छांटा, किसी जातियों से लोगों को छांटा और कहा कि अब ये खाना बनाएंगे और इनके हाथ का बना हुआ खाना सभी लोग खाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई वहाँ पे। तो उसके बाद होता क्या है कि ये प्रथा आगे चलती रहती है। महिपति शाह का समय आता है। अब होता क्या कि ये आक्रमण करते कहाँ पे? तिब्बत या भोट क्षेत्र में। अब आज ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो कितना ठंडा है, पता है आपको। तो उस समय तो किस लेवल का ठंडा रहा होगा, इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बाद भी सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ठंडा है ना। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो सरोला ब्राह्मण थे तो उनके खाने बनाने का तरीका होता था कि एक धोती पहननी है, ऊपर जनेऊ धारण करे और कोई वस्त्र धारण नहीं करना है और तब खाना बनाना है। अब जैसे ये तिब्बत अभियान या दापा अभियान या उधर ऊपर साइड अभियान के लिए जाते हैं और वहाँ पे ठंड लगने के कारण सारे सरोला ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है और कोई दूसरे जाते नहीं है वहाँ पे, डर के मरने के डर से जाते ही नहीं है वो लोग, है ना। तो तब होता क्या है कि अब कौन बनाए खाना, क्योंकि फिर से वही बात कि ये नहीं खाता वो नहीं खाता, है ना। तो तब उन्होंने एक प्रथा शुरू की, रोटी सूची प्रथा कि रोटी शुद्ध है, कोई भी बनाएगा रोटी को सभी लोग खाएंगे। तो वर्तमान में रिलेट करके देखिए आप, तो आपके गांव में कभी आप गांव से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि सरोला ब्राह्मण जैसे गांव में आते हैं तो हमारे घर चावल नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, है ना। तो यही प्रथा वहीं से जुड़ी हुई है। तो ज़रा इम्पोर्टेंट प्रथा थी, इसलिए मैंने आपको बता दी रोटी सूची प्रथा के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे है इनकी पत्नी का नाम क्या था? कर्णावती, जिन्होंने क्या बनाया था? राजपुर कैनाल यानी कि राजपुर नहर का निर्माण कराया था, राजपुर कैनाल का निर्माण कराया था। और इनके बेटे कौन है? पृथ्वीपति शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मानसा का पुत्र नहीं है, मानसा के क्या थे? ये चाचा थे। ठीक है, चलिए, मानसा पुत्रहीन था ना इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए, अपना आंसर करिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो पहला पॉइंट बोल रहा है दामिनी ऐप का संबंध मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी से है। बिल्कुल सही पॉइंट है, दामिनी ऐप। और IITM पुणे द्वारा ये ऐप विकसित किया गया। ठीक है, IITM पुणे द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है और मौसम विज्ञान की ये जानकारी देता है। अब देखो 40 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी अतिवृष्टि या बादल फटने की कोई घटना होगी तो ये उत्तराखंड की लोकल भाषाओं में वहाँ पे लोगों को अलर्ट कर देता है कि यहाँ पे बादल फटने वाला है, सुरक्षित स्थानों की ओर प्रस्थान कर लें। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है इसे केदारनाथ आपदा के बाद 2014 में जारी किया गया। देखो केदारनाथ आपदा के बाद तो जारी किया गया, लेकिन 2014 नहीं, कब? नवंबर 2018 में जारी किया गया है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा उत्तराखंड भूकंप जागरूकता संबंधी फिल्म डांडी काठियों की गोद माँ है। तो बिल्कुल ये पॉइंट सत्य है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन सिंगापुर मॉडल पर विकसित किया गया। नहीं, कौन सा मॉडल है? ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर विकसित किया गया है। तो अब कौन सा हो गया? पहला और तीसरा सही हो गया। 2 गलत हैं, पूछ रहे हैं निम्न में से कौन से गलत हैं। तो गलत हो गए 1, 3, 4, ये भी नहीं है, 2 और 4 बिल्कुल, तो ये वाले गलत हैं, बाकी तो ठीक। तो ये दोनों गलत हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि केदारनाथ आपदा। तो आपको पता है केदारनाथ जो आपदा आई थी 13-14 जो जून है 2013 में आई थी, और अतिवृष्टि के कारण ये आपदा आई थी। अतिवृष्टि मतलब किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होना, और वहाँ पे जो चौराबाड़ी ताल था या सुरवदी ताल, उसी का नाम है चौराबाड़ी। ये देखो, चौराबाड़ी, सुरवदी या गांधी सरोवर भी इसको कहते हैं, गांधी सरोवर इसका नाम है। और किसी ने इसको लिख दिया, पता क्या? सुखदी। देखो है क्या ना, सुरवदी ऐसे सुरवदी था, और किसी ने इसको कंप्रेस कर लिया और सुखदी लिख दिया, और बोल दिया अरे उत्तराखंड में तो एक नया ताल प्राप्त हो गया, सुखदी ताल। तो सुखदी नहीं, वो सुरवदी है, उसको किसी ने कंप्रेस करके लिख दिया और सुखदी मिल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी इसी के नाम है। चौराबाड़ी इसी का नाम है, सुरवदी इसी का नाम है, सुखदी भी इसी का नाम है, और गांधी सरोवर भी इसी का नाम है। गांधी सरोवर इसलिए इसका नाम पड़ता है क्योंकि गांधी जी के बोलते हैं ना, गांधी जी केदारनाथ नहीं जा पाए थे, और उनकी इच्छा थी कि जैसे भारत स्वतंत्र हो तो मैं केदारनाथ की यात्रा करूं, लेकिन उससे पहले अनफॉर्चुनेटली वो मारे जाते हैं, और बाद में जब उनकी इच्छा अनुसार उनकी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन इस ताल में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम गांधी सरोवर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, और पढ़ने के बाद आंसर करेंगे। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कृष्णगाढ़, हनुमानगंगा और भद्रीगाढ़ पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल गलत पॉइंट हो गया है। और दूसरा बोल रहा है संगचुमना, निरकुट, थुमका पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल गलत है। और आंसर देखा जाए तो हमारा, तो क्या बोले इनमें से कौन सही है? तो कोई भी नहीं सही है, इसमें दोनों गलत हैं, और ये हो जाएगा। देखो, कृष्णगाढ़, हनुमानगंगा, भद्रीगाढ़, और इसमें आता है क्या? आसन आती है, आसन आ गई, एक आती है इसमें क्या, कौन सी गाढ़? एक और आती है कमलगाढ़, कमलगाढ़ आ गई, आसन आ गई, गिरी आ गई। ये किसकी सहायक है? यमुना की, यमुना की। और आपको पता है यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो ये यमुना की है। जो पश्चिमी धौलीगंगा है, इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं पश्चिमी धौलीगंगा की, कौन कौन सी? एक तो है गणेश गंगा, दूसरी है ऋषि गंगा। आपको पता है ऋषि गंगा जो भूस्खलन हुआ था, इसी में तो बाढ़ आई थी। गणेश गंगा, ऋषि गंगा थी, और एक हो जाएगी गिरथी। तो गणेश गंगा, ऋषि गंगा और गिरथी, ये 3 इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती? पश्चिमी धौलीगंगा निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? ये कुनलुन श्रेणी से, कुनलुन श्रेणी से निकलती है ये। ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा। और ये आपको पता है यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री कांठा से निकलती है। सांगचुमना, निरकुट, थुमका, ये किसकी सहायक है? ये है कुठी यांगटी की, कुठी यांगटी की। और ये क्या बोला? पूर्वी धौलीगंगा। तो कुठी यांगटी की सहायक नदियां हैं ये तीनों। और कुठी यांगटी किसकी सहायक है? ये काली की सहायक है ना, काली नदी की सहायक है कुठी यांगटी, तो उसकी सहायक हैं ये तीनों नदियां। और इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम होता है ये होता है जास्कर श्रेणी से, जास्कर श्रेणी से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जो कुठी यांगटी है। और जो पूर्वी धौलीगंगा है, पूर्वी धौलीगंगा की जो सहायक नदियां हैं ये है लिस्सर, दारमा, सेला यांगटी और कंचुतिच। ये इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? पूर्वी धौलीगंगा की। और पूर्वी धौलीगंगा का जो उद्गम होता है वो होता है गोवान खना हिमनद से,
गोवान खना हिमनद से। और ये भी किसकी सहायक है? काली नदी की सहायक नदी है। और ये आपको पता है कि काली नदी में कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है काली नदी में कहाँ पे? खेला नामक स्थान पर। खेला नामक स्थान पर ये काली नदी में इसका संगम हो जाता है, पूर्वी धौली का। ठीक है, तो ये इसके संबंधित कुछ फैक्ट थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर से आंसर करेंगे। तो पढ़िए जरा क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न कथन एवं कारण पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा, कथन ए बोल रहा है, बद्रीदत्त पांडेय ने कुमाऊं का इतिहास 1937 पुस्तक लिखी व अंग्रेजों के विरुद्ध अल्मोड़ा अखबार तथा शक्ति समाचार पत्र में लेख लिखे। बिल्कुल ये सत्य पॉइंट है, कथन बिल्कुल सत्य है, ऐसा उन्होंने किया था। कारण बोल रहा है, बद्रीदत्त पांडेय को कुमाऊं केसरी की उपाधि से नवाजा गया। देखो कोड तो ये बिल्कुल सत्य है कि बद्रीदत्त पांडेय जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि से नवाजा गया था, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है। कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है, क्यों? देखो इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि कब मिली थी? जब इन्होंने 1921 में जब 1921 में क्या कुली बेगार प्रथा का नेतृत्व किया था, तब इनको ये कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आंसर देखेंगे आप तो कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपाधि तो सही है, देखो कारण आर भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ये पॉइंट तो सही है बिल्कुल कि इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि से नवाजा गया था लेकिन कुमाऊं का इतिहास और इनमें लेख लिखने के कारण नहीं, बशर्ते किसके लिए? जो कुली बेगार आंदोलन था उसका नेतृत्व करने के लिए इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ऐसे करके आपने कथन कारण वाले क्वेश्चन को पहचानना है। ठीक है, तो जरा अब कुली बेगार से संबंधित जो आंदोलन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बद्रीदत्त पांडे जो है इनका जन्म होता है कनखल हरिद्वार में 1882 को। ठीक है, इनका जन्म होता है कनखल हरिद्वार में, और इनका जो मूल स्थान है वो कहाँ से है? अल्मोड़ा है। ठीक है, अल्मोड़ा है। थोड़ा सा ये चीज़ हमने, ये पॉइंट हमने देख लिया। अब देखो कुली संबंधित कुली बेगार संबंधित जो आंदोलन है इसके बारे में सबसे पहली जो मीटिंग होती है 1903 में होती है, और ये होती है खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा में पहली बार। इसके बाद इस आंदोलन के ऊपर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाला जाता है, और 1904 को हाई कोर्ट जो इलाहाबाद होता है वो इसको अवैध घोषित कर देता है कि ये प्रथा अवैध है। अब पता है आपको, कोर्ट भी अंग्रेज़ों की और राज भी अंग्रेज़ों का, तो उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होता है, और आगे ये सब चीज़ें चलती रहती। इसके बाद आगे 1907 में कुली फंड की स्थापना का प्रस्ताव, कुली फंड की स्थापना का जो प्रस्ताव दिया जाता है वो दिया जाता है अल्मोड़ा अखबार के द्वारा। मतलब ये कहता है कि ये प्रस्ताव है कि एक कुली फंड की स्थापना की जाए, और जो फंड इकट्ठा होगा उसी से जो कुली का काम करेगा उसको मतलब उसका पारितोषिक दिया जाए या पारिश्रमिक दिया जाएगा। ठीक है, वो प्रस्ताव देता है। उसके बाद 1908 में जो होते हैं जोध सिंह नेगी, जोध सिंह नेगी ये स्थापना करते हैं किसका? कुली एजेंसी का। कुली एजेंसी की स्थापना करते हैं कौन? जोध सिंह नेगी जी। वही जोध सिंह नेगी जो जिनकी पुस्तक है हिमालयन ट्रेवल्स, इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये कुली एजेंसी की स्थापना करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट आता है 11 जनवरी 1921। तो 11 जनवरी 1921 को चामी गांव अल्मोड़ा, चामी गांव जो है अल्मोड़ा में
एक सभा का आयोजन होता है कि किस प्रकार से हम कुली बेगार प्रथा के समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आपको पता है बिल्कुल 14 जनवरी 1921 को वो कदम उठाया जाता है और इस दिन बागेश्वर में बागनाथ मंदिर के प्रांगण में गोमती तथा सरयू नदी के संगम पर, जो उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बद्रीदत्त पांडे जी, उनके द्वारा जो कुली संबंधित जो भी हिसाब किताब रखने वाले रजिस्टर थे उनको नदी में बहा दिया जाता है। और उसी दिन उत्तराखंड से या कुमाऊं क्षेत्र से जो ये बिल्कुल ही बुरी प्रथा थी, कुली बेगार जो आंदोलन था या जो प्रथा थी, वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये कार्य चलते थे। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें और आता है कि 30 जून 1921 को ही जो है चमेटा खाल में एक आंदोलन होता है और उसका नेतृत्व करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल उसका नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पे भी गढ़वाल क्षेत्र से भी बोला जाता है कि कुली जो बेगार प्रथा है इसको समाप्त करने की बात की जाती है। ठीक है पर कुमाऊं में इसी दिन वो ऐतिहासिक घटना हुई थी। उसके बाद 2-3 पॉइंट हैं, देखो वर्तमान में पॉइंट पूछे जा रहे हैं। अभी लास्ट पेपर में आपने देखा होगा कि बद्रीदत्त पांडे ने किस नेता से मिलने के बाद ये कहा था कि उनके 4 धामों की यात्रा पूर्ण हो गई, आपने देखा होगा। तो उनने जब बाल गंगाधर तिलक जी से वो चौथी बार मिलते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि आज मेरी इनसे चौथी मुलाकात हो गई और लगता है कि मैंने 4 धामों की यात्रा पूरी कर ली हो। उससे पहले पेपर में एक बार पूछा गया है कि रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया है, तो वो किसने दिया था? तुलसी देवी द्वारा दिया गया था। उससे पहले बहुत सारे ऐसे पॉइंट पूछे गए हैं। अब मैं कुछ 1-2 पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले रक्तहीन क्रांति, इस असहयोग आंदोलन को कहा था किसने? गांधी जी ने। दूसरा पॉइंट है असहयोग की पहली या प्रथम ईंट, इसको कहा था स्वामी सत्यदेव ने इस आंदोलन को। तो 2 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो रक्तहीन क्रांति कहा था गांधी जी ने और दूसरा असहयोग की पहली ईंट कहा था स्वामी सत्यदेव जी ने इस आंदोलन को। किस आंदोलन को? कुली बेगार आंदोलन को। ये 2 पॉइंट कहा गए थे। ठीक है, उसके बाद एक कविता है झन दिया कुली बेगार, झन दिया कुली बेगार। तो ये रचना किसकी है? गौरदा की। देखो कन्फ्यूजन होता है, एक तो है गिरदा, एक है गौरदा। गौरदा का पूरा नाम है गौरीदत्त पांडे और गिरदा का नाम है गिरीश तिवारी जी। गिरीश तिवारी जो गिरदा है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए रचनाएं। तो आपने देखा होगा इनकी रचना थी नगाड़े खामोश हैं। ठीक है, उसके बाद था दूसरा धनुष यज्ञ। फिर आपने देखा हो इनकी रचना थी शिखरों के स्वर। इनकी रचनाएं हैं ये किसकी? गिरीश तिवारी जी की। और गौरदा, आपको पता है गौरदा कौन थे? तो गौरदा की रचना है, देखो आपने एक रचना देखी होगी वृक्षण को बिलाप, तो ये रचना थी गौरदा की। ये लगभग रचनाएं जो करते थे गौरीदत्त पांडे। तो ये रचनाएं क्या करते थे? लगभग कुमाऊं या कुमाऊनी साहित्य में ये रचनाएं करते थे। ठीक है, वृक्षण को बिलाप और भी कुछ रचनाएं हैं इनकी। एक ये हो गया झन दिया कुली बेगार इनकी रचना है। इस कुली बेगार आंदोलन पर इनके द्वारा ये रचना लिखी गई है। अब कुछ ऐसा ही कुछ रचनाएं हैं। तो शिखरों के स्वर क्योंकि ये जो हमारे गिरदा थे जो, तो गिरदा संगीत से संबंधित है। नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ इनकी रचनाएं हैं, ये कविताएं हैं, बिल्कुल कविता पाठ करते थे, कवि थे। तो इन्हीं के द्वारा शिखरों के स्वर, तो स्वर गिरदा के हैं तो क्या हो गया? शिखरों के जो स्वर कविता हो गई, ये किसकी हो गई? गिरदा की हो गई। शिखरों के संघर्ष दूसरी कविता, दूसरा पॉइंट है। एक रचना है शिखरों के संघर्ष। तो शिखरों के संघर्ष रचना किसकी है? स्वर क्योंकि कवि यही है तो गिरदा की रचना हो गई। संघर्ष किसकी है? निशंक जी की है। रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना है शिखरों के संघर्ष। क्योंकि संघर्ष किया है, गरीब फैमिली से थे तभी आगे बढ़े, राजनेता बने। भविष्य में छवि पर कुछ दाग लग भी गए तो कोई बात नहीं, है ना। तो शिखरों के जो संघर्ष हैं वो किसकी है? निशंक जी की है। और एक और आती है
शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, ये रचना है लीलाधर जगुड़ी जी की। किसकी है? जगुड़ी जी की। लीलाधर जगुड़ी जी की रचना है शंखमुखी शिखरों पर। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक दो रचनाएं और नोट करके लाया हूँ। एक आती है क्या? भीड़ साक्षी है। दूसरा आता है भीड़ साक्षी है, उसके बाद आता है समय साक्षी है, और तीसरी आती है हिमालय साक्षी है। यहाँ पे बिल्कुल ये मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो इनको याद करने के तरीके मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे ही करना है कि शिखरों के स्वर, मतलब शिखर जो स्वर बोल रहे हैं तो स्वर वही बोलेगा ना जो कवि है। शिखरों के संघर्ष करके ही हमारे पिछली बार जो हमारे उत्तराखंड से थे, हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं निशंक जी, तो वो दिल्ली तक हमारे केंद्रीय मंत्री बन गए थे, है ना, तो यहाँ तक चले गए थे। और शंखमुखी शिखरों पर जो है वो लीलाधर जगुड़ी जी की है। ठीक, याद कर दिए। यहाँ पे फिर से ये मिलती जुलती है, भीड़ साक्षी है। अब भीड़ किसके सामने आती है ज़्यादा? जब नेता वक्तव्य दे रहा होता है, तो ये है निशंक जी की। उसके बाद समय साक्षी है। अब आपने देखो समय किसी को नहीं रुकता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ देखना, रिलेट करने वाली बात बता रहा हूँ खाली, कि चंद्रमा का ना कोई उगने का कोई सूर्य होता है जैसे सुबह के समय आता है ना, भले ही वो पृथ्वी घूम रही है और वो थ्योरी अलग है, लेकिन एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ आपको कि सूर्य सुबह निकलता है और शाम को ढल जाता है, मतलब दूसरी तरफ चल जाता है। जो हमारी अर्थ है वो मूव कर रही है तो दूसरी तरफ आ जाता है सूर्य, और हमारी साइड अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो समय, अब समय साक्षी। तो अब देखो यहाँ पे कि जो चंद्रमा है उसके निकलने का कोई समय नहीं है, तो चंद्रमा का पर्याय होता है क्या? हिमांशु। तो हिमांशु जोशी जी की रचना है क्या? समय साक्षी है। और इसके बाद अगला है हिमालय साक्षी है। अब आपको पता है कि हिमालय पर्वत पे हनुमान जी गए थे और हनुमान जी ने वो पर्वत उठाया था ना वहाँ से, तो हिमालय पर्वत है। द्रोणागिरी पर्वत लिफ्ट किया था उन्होंने, वहाँ से श्रीलंका लेके गए थे, तो हिमालय साक्षी है। तो हिमालय, और जो हनुमान जी का पर्यायवाची क्या है? महावीर। तो इनका पूरा नाम है महावीर प्रसाद गैरोला, तो उनकी रचना है हिमालय साक्षी है। ठीक है। भीड़ साक्षी हो गई, नेता के लिए भीड़ चाहिए, तो उसके सामने बहुत भीड़ हो गई तो उसको अच्छा लगता, तो भीड़ साक्षी हो गई निशंक जी की। उसके बाद समय साक्षी है, समय साक्षी है हिमांशु जोशी जी की। और उसके बाद जो हमारा हिमालय साक्षी है, हिमालय साक्षी हो गया, पर्वत उठाने वाले महावीर थे, हनुमान जी थे, तो महावीर प्रसाद गैरोला जी की है समय साक्षी, हाँ हिमालय साक्षी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ये पहला पॉइंट बोल रहा हमारा 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में की गई, बिल्कुल सत्य है। दूसरा पॉइंट बोला इसे 1972 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। निम्न से कौन से सही हैं? तो ये पॉइंट गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। अब देखते हैं, महादेवी कन्या पाठशाला पेपर में एक बार पूछा गया, महादेवी कन्या पाठशाला का नाम किसके नाम पर है? महादेवी भटनागर के नाम पर, न कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आप बताएंगे, हमारे आज कमेंट में बताएंगे कि महादेवी वर्मा संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ पर है। महादेवी वर्मा संग्रहालय, वहाँ पे एक और संग्रहालय है, तो दोनों के नाम आपको लिखने हैं, तो प्रायोरिटी देनी है महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो ये किसके नाम पर है? महादेवी भटनागर के नाम से है, और देहरादून में इसकी स्थापना है। MKP कॉलेज आपको पता है, MKP कॉलेज यही कॉलेज है। ठीक है, इसे 1972, देखो HNB की स्थापना कब होती है? मतलब HNB नहीं, गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? 1973 में। गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं 1973 में। तो जब बनी 73 में है, तो 72 में इससे संबद्ध कैसे किया जाएगा? तो इसके संबद्ध किया जाए, मतलब इससे एफिलिएटेड या इससे जोड़ा जाता है 1974 में इसको। ठीक है, अब आपने एक और कमेंट में लिखना है कि जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है इसको HNB नाम कब दिया गया, और दूसरा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी। बिल्कुल लिखना है आपने कमेंट में, कतराना मत कमेंट करने के लिए। कमेंट करोगे आपको अमर हो जाएगा, पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, जरूर से कमेंट करने आपने। एक तो महादेवी संग्रहालय कहाँ पे है, और दूसरा HNB को कब HNB नाम मिला, और कब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। ठीक है,
तो इसमें से आपको पता है आंसर ये हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है इसमें बता, तामा ढोंड का जो युद्ध है जून 1965 में शिवदत्त जोशी व नरपति गुलेरिया के ये मध्य लड़ा गया। ये गढ़ सेनापति थे उसमें, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है इस समय गढ़ नरेश प्रदीप शाह थे, तो बिल्कुल प्रदीप शाह ही इस समय राजा थे। देखो आपको पता है तामा ढोंड वाला पूछा गया है, अभी शायद पीसीएस वाले में आया था, किसी में आया था, लेकिन ये चीज़ पूछी गई है। तो फिर से बोला निम्न में से कौन से गलत हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, न तो ए गलत है और न ही बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। तो ये युद्ध के बारे में तो इतना ही है। और जो आपको पता है कि जो प्रदीप शाह थे तो इनकी संरक्षिका कौन थी, प्रदीप शाह जो थे तो इनकी संरक्षिका थी कौन, कनकदेई, इनकी संरक्षिका थी कनकदेई। ठीक है, और आपने देखा होगा एक बार पूछा गया है कि प्रदीप शाह के जो वजीर थे तो एक थे क्या, चंद्रमणि डंगवाल बिष्ट, और ये वही चंद्रमणि डंगवाल जी हैं जिनके द्वारा श्रीनगर के डांग में एक शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो श्रीनगर के डांग में, कमलेश्वर मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डांग एक क्षेत्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना करने वाले यही चंद्रमणि डंगवाल हैं। फैक्ट है, क्या पता कभी पूछ ले। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, तो और इनका ये जो प्रदीप शाह, इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, मेधाकर शर्मा या शास्त्री भी बोलते हैं इनको, तो मेधाकर शास्त्री या मेधाकर शर्मा थे, या शास्त्री भी लिख लीजिए। और इनके द्वारा क्या लिखी गई है एक रचना, रामायण प्रदीप। ठीक है, तो ये फैक्ट देख लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, फिर से वही, निम्न कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आप पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद आंसर कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो पहली पुस्तक लिखी गई यहाँ पे, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, तो बिल्कुल ये डॉक्टर R.S. टोलिया की है। और ऑप्शन ही बाकी मैच नहीं करेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब दूसरी देखते हैं, पटवारी घराट एवं चाय, तो ये शेर सिंह पांगती जी की नहीं है, ये किसी के, इन्हीं की है, डॉक्टर R.S. टोलिया साहब की है ये पुस्तक भी। उसके बाद बोल रहा उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये पुस्तक भी डॉक्टर R.S. टोलिया जी की पुस्तक है। ठीक है, और अगला बोल रहा है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, तो ये पुस्तक है किसकी, शेर सिंह पांगती जी की, शेर सिंह पांगती जी की पुस्तक है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। क्योंकि देखो आपको पता है कि पांगती लोग पिथौरागढ़ क्षेत्र में या पहाड़ी ऊपर के क्षेत्र में रहते हैं, तो इसीलिए भोटिया जनजाति पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, रिलेट करने वाली बात बता रहा हूँ आपको। और आपने निशंक जी की पुस्तक है तो वहाँ पे देख ही ली है, या कुछ और देखना तो 1-2 स्पर्श गंगा है इनकी पुस्तक, हिमालय का महाकुंभ नंदा देवी राजजात। ठीक है, दूसरी पुस्तक है इनकी ये। एक है सपने जो सोने न दें, एक ये पुस्तक है इनकी। एक इन्होंने लिखी थी प्रलय के बीच में, जो 2013 में जो आपदा आई थी तो उसके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रलय के बीच में। और एक और रचना है इनकी कथाएं पहाड़ों की, कथाएं पहाड़ों की। तो ये सभी रचनाएं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है निम्न को सही कालक्रम के आधार पर लगाएं, मतलब बढ़ते हुए, सही मतलब बढ़ते हुए कालक्रम के आधार पर इन क्वेश्चनों को लगाइए, जो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आपको अगर इनका सन पता है तो डेफिनेटली आप जल्दी से कर लेंगे। तो सबसे पहले राज्य सूचना आयोग का गठन, तो राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोल रहा हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इसका गठन हुआ था जुलाई 2011 में। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये है कब का, ये था मई का, 10 मई 2011 का। और उसके बाद जनता की समस्या सुनने हेतु समाधान वेबसाइट का संचालन, तो ये होता है 2013 से इसका संचालन होता है। तो अब लगाइए, अरेंज कीजिए। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मई वाला आएगा पहले, तो 3। उसके बाद
जुलाई वाला आएगा 2 और 4, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बाय द वे इसका अगर डेट भी याद रखनी तो ये क्या है, 26 जनवरी 2013 को ये वेबसाइट लॉन्च की गई थी, समाधान वेबसाइट। ठीक है।